करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ डू यू नो दैट, आप कैसे जानते हैं दैट की इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब इज फंक्शनिंग। आपको ये कैसे पता लगेगा कि इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब फंक्शनिंग में है। आपको ये कैसे पता लगेगा कि इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब फंक्शनिंग में है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कंटिन्यूअस बबलिंग इन वाटर सील्ड बोतल, दूसरा ओसिलेशन ऑफ वाटर कॉलम इन ड्रेनेज बोतल, तीसरा है कंटिन्यूअस बबलिंग फ्रॉम सक्शन ट्यूब, और तीसरा है नो बबलिंग इन ड्रेनेज ट्यूब। तो इन चार में से कौन सा हमारा ऐसा है जो ये पता लगाएगा कि इंटरकोस्टल जो ड्रेनेज ट्यूब है वो फंक्शनिंग में है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है इंटरकोस्टल, सबसे पहले क्या है इंटरकोस्टल ड्रेनेज, ठीक है, या तो इंटरकोस्टल ड्रेनेज बोल दो या फिर क्या बोलेंगे इसको चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज बोल दो, ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे इसको इंटरकोस्टल ड्रेनेज बोलेंगे, चाहे चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे वाटर सील्ड ड्रेनेज बोलते हैं, ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे इसको वाटर सील्ड ड्रेनेज के नाम से जाना जाता है। तो तीनों एक ही बात है, चाहे आप वाटर सील्ड ड्रेनेज बोलो, चाहे चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज बोलो, चाहे इंटरकोस्टल ड्रेनेज बोलो। तो वाटर सील्ड ड्रेनेज शब्द का मतलब यहाँ पे ये है कि वाटर का मतलब पानी, शील्ड का मतलब जिसको सील कर दिया गया, पैक कर दिया गया, सील पैक कर दिया गया है, ठीक है ना, मतलब एक ऐसी बोतल जिसमें पानी डाल के उसको ऐसा पैक किया है कि उसका एनवायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, और ऐसा एक ड्रेनेज सिस्टम बना गया जिसको अपन क्या बोलेंगे वाटर सील्ड ड्रेनेज। दूसरा है चेस्ट ट्यूब, चेस्ट ट्यूब का मतलब छाती में नलकी डाल देना, तो वो भी यही है। और इंटरकोस्टल ड्रेनेज का मतलब होता है इंटरकोस्टल, देखो कहीं भी ध्यान रखना, अगर कोस्टा शब्द आपको कहीं भी मिलता है तो कोस्टा किसको लीड करता है, कोस्टा बताता है रिब्स को, और इंटरकोस्टल का मतलब हुआ दो फेफड़ों के बीच में, जैसे इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं दो फेफड़ों के बीच, दो रिब्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं, और दो रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाते हैं उनको इंटरकोस्टल मसल्स के नाम से जाना जाता है। तो उस मसल्स के अंदर से जो है ट्यूब डाली जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन इंटरकोस्टल ड्रेनेज के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। और इंटरकोस्टल ड्रेनेज का मतलब होता है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज मतलब इंटर और कोस्टल सरफेस का मतलब होता है रिलेटेड टू ये वाला एरिया, है ना। तो इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं, इंटरकोस्ट छाती जो है, कोस्टल जो कोस्टा शब्द होता है, ध्यान रखना हमेशा कि जो कोस्टा वर्ड है वो रिब्स से रिलेटेड है। कहीं भी अगर आपको कहीं कोस्टा वर्ड मिले तो कोस्टा शब्द रिब्स को इंडिकेट करता है, और इंटरकोस्टा का मतलब रिब्स के बीच में। यही वजह होती है कि जो मसल्स पाई जाती हैं उनको अपन इंटरकोस्टल मसल्स के नाम से जानते हैं। जो भी मसल्स पाई जाती हैं उनको अपन किस नाम से जानेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स, मतलब रिब्स के बीच में पाए जाने वाली मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स होती है। तो इंटरकोस्टल मसल्स में जो ड्रेनेज लगाया जाता है, जो ड्रेनेज सिस्टम काम में लिया जाता है, उसको अपन इंटरकोस्टल ड्रेनेज का नाम देते हैं। तो तीनों में से कोई सा भी शब्द आए, तीनों में एक ही बात होती है। अब बात करते हैं कि इसको डालने की जरूरत क्यों पड़ी, इंटरकोस्टल ड्रेनेज हम क्यों करें। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें जो मोस्ट कॉमन रीजन है, अगर हम आईसीडी की बात करें, इंटरकोस्टल ड्रेनेज की बात करें, तो इसका जो मोस्ट कॉमन कारण है कि हम क्यों लगाएं, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है न्यूमोथोरेक्स। ध्यान रखना है, ठीक है ना। सबसे जो मोस्ट कॉमन रीजन है ये लगाने का, वो क्या होता है आपका न्यूमोथोरेक्स होता है। न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है थोरेसिक कैविटी में हवा का भर जाना। न्यूमो शब्द का मतलब होता है एयर, और थोरेक्स का मतलब होता है थोरेसिक कैविटी, ठीक है ना। तो थोरेसिक कैविटी में किसका भर जाना, हवा का भर जाना, न्यूमोथोरेक्स के नाम से जाना जाता है। तो आईसीडी मोस्ट कॉमनली किस में काम में ली जाती है, न्यूमोथोरेक्स में काम में ली जा सकती है, ये मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन हो गया। उसके बाद में हीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स शब्द का मतलब होगा कि थोरेसिक कैविटी में हीम का मतलब ब्लड भर जाए, या मान लो हाइड्रोथोरेक्स। हाइड्रोथोरेक्स का मतलब क्या हुआ कि उसमें थोरेक्स का मतलब थोरेक्स और हाइड्रो का मतलब जिसमें पानी भर जाए। तो एक्सेसिव वाटर का एक्यूमुलेशन, एक्सेसिव एयर का एक्यूमुलेशन, एक्सेसिव ब्लड का एक्यूमुलेशन ड्यू टू ट्रॉमा, अगर ऐसा होता है तो उसमें आईसीडी इंसर्ट करी जाती है। अब होगा क्या कि लंग्स में एक स्पेस पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं प्लूरल स्पेस, ठीक है ना। लंग्स में क्या पाया जाता है, एक स्पेस पाया जाता है जिसको अपन प्लूरल स्पेस के नाम से जानते हैं।
लंग्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो लंग्स में दो लेयर पाई जाती हैं, पैराइटल प्लूरा और विशरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा, प्लूरा प्लूरा शब्द किससे रिलेटेड है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। प्लूरा होता है कवरिंग लेयर ऑफ लंग्स, कवरिंग लेयर ऑफ लंग्स। फेफड़ों की बाहर पाए जाने वाली झिल्ली या फेफड़े जो कपड़े पहने रखते हैं, फेफड़ों जो कवरिंग लेयर रखते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? प्लूरा के नाम से जानते हैं। इसको प्लूरा पढ़ना, पिल्लूरा मत पढ़ना, ठीक है ना। तो प्लूरा जो होती है वो फेफड़ों की क्या होती है? कवरिंग लेयर होती है, जो दो तरह की होती है, विशरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा। विशरल और पैराइटल प्लूरा के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसको अपन प्लूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। तो प्लूरल स्पेस में क्या की जाती है? आईसीडी को इंसर्ट किया जाता है, और उसमें किसी भी कारण से हवा भर जाए, पानी भर जाए, खून भर जाए, तो उसको जो है इवैक्यूएट करने के लिए, निकालने के लिए क्या किया जाता है? आईसीडी इंसर्ट की जाती है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात रहती है कि अगर हम थोरैक्स की बात करें, अगर थोरैक्स की बात करें तो थोरैक्स में एक निगेटिव प्रेशर मेंटेन रहता है। थोरैक्स में एक निगेटिव प्रेशर क्या रहता है? मेंटेन रहता है ऑटोमेटिकली। ये बॉडी की फिजिकल है, फिजिकल एक जो है कंटिन्यूटी होती है कि उसमें नेगेटिव प्रेशर हमेशा मेंटेन रहता है। ये बॉडी का खुद का एक प्रोसेस होता है। अब क्या होता है कि जब ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए, खून भर जाए, हवा भर जाए, पानी भर जाए, तो उस कंडीशन में क्या वो नेगेटिव प्रेशर रिलीज होने लगता है। वो प्रेशर क्या होता है? रिलीज होने लगता है। तो आईसीडी को क्यों डाला जाता है? उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है नेगेटिव प्रेशर को देना, टू प्रोवाइड नेगेटिव प्रेशर। मतलब फेफड़ों में नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करने के लिए आईसीडी को इंसर्ट किया जाता है, क्योंकि इन सब कारणों की वजह से चेस्ट में नेगेटिव प्रेशर कम हो गया। उस नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है? आईसीडी को इंसर्ट किया जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है अब तक की, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आईसीडी को इंसर्ट किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आईसीडी में एक विशेष प्रकार का चैम्बर काम में लिया जाता है। अगर हम चैम्बर की बात करें तो इसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं, और 3 चैम्बर कौन कौन से होते हैं उसकी बात करने से पहले हम पहले ये बात करेंगे कि आईसीडी को इंट्रोड्यूस करने से पहले कौन सी साइड चूज की जाती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है कि किसी का राइट साइड है, किसी का लेफ्ट साइड है। तो राइट हो चाहे लेफ्ट हो, हम कॉमन पढ़ते हैं कि सबसे पहली बात अगर एयर है, दूसरी बात अगर वाटर है, अगर पानी निकालना है या हवा निकाली या दोनों निकालने हैं। अगर दोनों निकालने हैं तो दोनों ट्यूब की अलग अलग प्लेसमेंट होगी। अगर एक निकालना है तो अलग अलग तरीके से दोनों की अलग अलग प्लेसमेंट होगी। अगर हम बात करें कि उस पेशेंट में से एयर बाहर निकालनी है, उस पेशेंट के फेफड़े में उसके प्लूरल स्पेस में हवा भर गई है, उसको बाहर निकालनी है, तो ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात होती है कि एयर के लिए 2nd to 3rd इंटरकोस्टल स्पेस को काम में लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एयर को निकालना है, तो 2nd to 3rd इंटरकोस्टल स्पेस में ट्यूब को डाला जाता है, ठीक है। तो 2nd to 3rd कौन सा होगा? ऊपर होगा, 2nd to 3rd ऊपर होगा। और ये इसको इस तरह से ध्यान रखना कि हवा जो होता है वो हमेशा एंटी ग्रेविटी काम करती है। वायु जो होती है एंटी ग्रेविटी का मतलब हवा तो भाई ऊपर ऊपर उड़ती है ना। अरे पानी को जब गर्म करते हैं 100 डिग्री तापमान पर, तो बॉइलिंग की वजह से वाष्प कहां जाती है? ऊपर या नीचे गड्ढे में जाते? नहीं, ऊपर जाती है। तो हवा एंटी ग्रेविटी काम करती है। और पानी जो होता है, वाटर जो होता है, वो जो ग्रेविटी की तरफ काम करता है, वो ग्रेविटेशनल की तरफ काम करता है। तो उसमें हमेशा 7 to 8 इंटरकोस्टल स्पेस में इसको डाला जाता है, ठीक है। अगर पानी है या मान लो हाइड्रो या हीमोथोरैक्स काम में लिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में कौन सी काम में ली जाती है? 8 to 9 या 7 to 8 इंटरकोस्टल काम में ली जाती है। ये होती है आपकी मोस्ट कॉमन। 8 to 9 जो होती है ये मोस्ट कॉमन होती है। 8 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस में जो क्या करा जाता है? कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है। अब इसको 8 to 9 में क्यों इंसर्ट किया जाता है? इसकी वजह ये होती है कि जो पानी और ब्लड होता है वो ग्रेविटेशन की तरफ काम करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये क्या रहते हैं? नीचे की तरफ। तो नीचे से क्या आ जाता है? उसको अपन इवैक्यूएट कर सकते हैं। तो अगर किसी में ब्लड या वाटर निकालना है तो कैथेटर कहां डाला जाता है? 8 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस में। और एयर को निकालना है तो 2nd to 3rd इंटरकोस्टल स्पेस में। और अगर दोनों निकालने हैं तो एक ट्यूब डाली जाती है एयर की ऊपर 2 से 3rd में, और एक डाली जाती है नीचे की तरफ 8 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस में। 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामने आ गए हैं।
ये वो सारे क्वेश्चन है जो अब से पहले पूर्व परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और उनके आने के और ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद बात आती है कि पोजीशन की, कि आईसीडी इंसर्जन के दौरान कौन सी पोजीशन काम में ली जाती है। तो ध्यान रखना, हमेशा 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 एक ही पोजीशन है जिसको अपन बोलते हैं फाउलर पोजीशन। ठीक है, फाउलर पोजीशन हमेशा पेशेंट को देते हैं। तो फाउलर पोजीशन किस तरह से, थोड़ा सा एलिवेटेड जब आदमी रहेगा तो एलिवेशन की वजह से, एलिवेटेड होने की वजह से जो ब्लड और जो वाटर होता है वो नीचे की तरफ जाता है, हवा ऊपर की तरफ रहती है, तो उनके एक्सपायरेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो अच्छे से जो एक्सपायरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो आईसीडी के दौरान हमेशा कौन सी पोजीशन दी जाती है, फाउलर पोजीशन दी जाती है। ये आपके लिए आज का तीसरा चौथा जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद अपन बात करते हैं साइज की, कि जो काम में ली जाने वाली ट्यूब होती है, जो ट्यूब इंसर्ट की जाती है, ट्यूब साइज, यहां पे लिख देता हूं ट्यूब साइज। ठीक है ना, ट्यूब का साइज क्या होता है। तो ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात, ट्यूब का जो साइज होता है वो 36 से 42 इंच होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्यूब का जो साइज होता है वो कितना होता है, 36 से 42, या कह सकते हैं आप 36 से 48 इंच। एक सेकंड, 36 से 48 इंच जो हो सकता है इसका ट्यूब का साइज हो सकता है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने और निकल के आता है, और वो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जो ये तो हो गई आपकी ट्यूब की साइज। अब जो ये तो ट्यूब की साइज, अब ट्यूब की साइज यहां पर महत्व क्यों रखती है। यहां पर दो क्वेश्चन निकलेंगे आपके लिए, हर एक लाइन में क्वेश्चन आपके लिए अराइज हो रहे हैं। यहां पर दो क्वेश्चन निकलेंगे, वो दो क्वेश्चन कौन से हैं देखो। जो साइज होता है वो 36 से 48, अब इससे छोटी भी ट्यूब नहीं होनी चाहिए लंबाई में, और इससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर ट्यूब छोटी रहेगी, इफ लिख दो, इफ शॉर्ट, अगर छोटी रही तो क्या होगा, अगर ट्यूब क्या रहे, छोटी रहे, तो क्या होगा, उसके चांस ऑफ डिसलॉज, जो आईसीडी है उसके निकलने के चांसेस रहेंगे। अगर छोटी रहेगी तो पेशेंट थोड़ा सा भी मूवमेंट इधर उधर करेगा तो उसके निकलने के चांस रहेंगे। और इफ टू लॉन्ग, अब ज्यादा लंबाई है उसकी, ज्यादा लंबाई है तो उसमें निकिंग होने के चांसेस रहेंगे। अब इसको जो भी आप पढ़ लो, KNIKING, ये वाला इसकी स्पेलिंग होती है। इसको जो भी आप पढ़ोगे, वैसे इसको किंक पढ़ो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, इसका मतलब होता है मुड़ना। ठीक है, निकिंग हो जाती है, निक हो जाती है अगर लंबी रहेगी तो, और जब ट्यूब अगर किंक हो जाती है, मुड़ जाती है, तो उसमें नॉर्मल जो एक्सपायरेशन होता है वो नहीं आ पाता, ड्रेन नॉर्मल नहीं हो पाता अगर ज्यादा लंबी रहेगी तो ध्यान रखना कि अगर ट्यूब ऐसी हो गई है तो उसको नॉर्मल करने के लिए जो प्रोसेस काम में ली जाती है उसको बोलते हैं मिल्किंग। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मिल्किंग के नाम से जानते हैं। यहां मिल्किंग शब्द का मतलब कतई दूध पीना नहीं है कि उस पेशेंट को जिसमें ट्यूब में अगर निकिंग हो गई है तो उसमें आप दूध पिला दोगे उस पेशेंट को, तो दूध नहीं पिला देना। आपने कभी ये सोचा हो कि मिल्किंग की प्रोसेस होती है दूध पिलाना है, नहीं। मिल्किंग का मतलब होता है उसको नॉर्मल प्रावस्था में लेके आना। ठीक है, तो इस जो साइज होती है, साइज का यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंस है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि ये तो लेंथ के आधार पर, अब अगर अपन साइज की बात करें कि जो कैथेटर होता है, जो कैथेटर डाला जाता है अंदर की तरफ, जो कैथेटर डाला जाएगा उस कैथेटर की साइज क्या होगी, कैथेटर की साइज क्या होगी। तो कैथेटर की अलग अलग साइज होती है, एडल्ट और इन्फेंट में, या सॉरी चाइल्ड और एडल्ट में इसका अलग अलग साइज रहता है। अगर अपन बात करें चाइल्ड की और अगर हम बात करें एडल्ट की, तो इसमें 6 से 16 फ्रेंच काम में ली जाती है, और इसमें 20 से 40 फ्रेंच की साइज का जो है आपका इंटरकोस्टल कैथेटर या इंटरकोस्टल ड्रेनेज कैथेटर काम में लिया जाता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात समझ में आ गई होगी। तो जब आईसीडी इंसर्ट की जाती है तो उसमें जो कैथेटर काम में लिया जाता है वो दोनों अलग अलग काम में लिए जाते हैं। चाइल्ड का 6 से 26 है ना, 6 से 26 फ्रेंच, और एडल्ट का 20 से 40 फ्रेंच काम में लिया जाता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाली बात है, एग्जाम की दृष्टि से महत्व रखते हैं। जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो सब इस चीज को अच्छे से ध्यान करेंगे और नोट्स बनाएंगे और एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसको पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बोटल्स की, कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज में बोतल कौन कौन सी होती है। तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम में 3 बोतल मुख्यतः काम में ली जाती है, जिसमें एक बोतल, सबसे पहली जो बोतल होती है वो होती है ड्रेनेज बोतल।
दूसरी जो होती है वो होती है वाटर सील्ड बोतल, और तीसरी जो होती है वो होती है सक्शन बोतल। ठीक है, तीन तरह की बोतल होती हैं, तीनों का अपना अपना अलग अलग काम होता है। देखो, ड्रेनेज बोतल क्या होती है, डायरेक्टली कनेक्ट विद चेस्ट ट्यूब। ये डायरेक्टली किससे कनेक्ट रहेगी, चेस्ट ट्यूब से कनेक्ट रहेगी ड्रेनेज, क्योंकि जो ड्रेन आएगा वो किस में डाल दिया जाएगा, इसमें डाल दिया जाएगा। एक वाली बात, दूसरी वाली बात, ठीक है। जो वाटर शील्ड जो बोतल होती है उसमें वाटर भरा होता है, और वाटर की जगह क्या भरा होता है, नॉर्मल सलाइन भरा होता है। अब नॉर्मल सलाइन उसमें कितना भरा होता है, इसमें अलग अलग बातें हैं। कुछ किताबें ये कहती हैं कि 2 से 3 सेंटीमीटर तक ये भरी होनी चाहिए, कुछ किताबें ये कहती हैं कि इसमें 100 ml NS भरी होनी चाहिए, और यहां पर दोनों ही बातें सही है। मतलब ये हुआ कि 100 ml NS भर दो चाहे वाटर शील्ड में, या 2 से 3 सेंटीमीटर तक उसको भर दो, दोनों एक ही बात है। और किसको क्यों भरा जाता है, केवल और केवल बबलिंग को देखने के लिए, केवल और केवल बबलिंग को देखने के लिए कि एयर बबल इसमें आ रहे हैं कि नहीं, ये चीज इसको देखने के लिए इसमें काम में ली जाती है। और जो तीसरी सक्शन वाली होती है, इसमें सक्शन चैम्बर लगा होता है, सक्शन चैम्बर होता है, और ये सक्शन चैम्बर क्या होता है, मेंटेन नेगेटिव प्रेशर। अब से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि छाती में नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी आईसीडी लगाई जाती है। तो ये जो सक्शन चैम्बर होता है, ये नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसका एक महत्वपूर्ण काम होता है। तो 3 तरह की जो बोतलें होती है, तीनों का मैंने आपको अलग अलग काम बताया है, ठीक है ना। अब सुनो, अब यहां पर मैं आपको 4 लाइन ऐसी बताऊंगा जो इंटरकोस्टल ड्रेनेज से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 4 लाइन कौन कौन सी उसके बारे में देखिए। लाइन नंबर 1, पहली लाइन क्या है, देखो ध्यान से समझना। पहली लाइन क्या होती है, हम बात कर रहे हैं पेटेंसी की, हम बात कर रहे हैं पेटेंसी की, और पेटेंसी शब्द का मतलब होता है कि आपकी आईसीडी नॉर्मल है कि नहीं, ये है हमारी पेटेंसी। तो इस पेटेंसी को चेक करने के लिए, आईसीडी को चेक करने के लिए हम 4 बातों का ध्यान रखेंगे। अगर ये 4 बातें आपको याद हैं तो आईसीडी का आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जिसमें पेटेंसी को चेक करने के लिए बात नंबर पहली हमारी क्या है, ध्यान से सुनना, क्या कि जब भी पेटेंसी चेक की जाती है तो ओसिलेशन देखा जाता है, ओसिलेशन इन चेस्ट ट्यूब एंड वाटर शील्ड बोतल। पहले महत्वपूर्ण बात, जो चेस्ट ट्यूब होती है उसमें और वाटर सील्ड बोतल दोनों में क्या देखा जाता है, ओसिलेशन देखा जाता है। और ओसिलेशन का मतलब होता है पेंडुलम की गति, लगातार आगे पीछे जाना, लगातार आगे पीछे जाना, क्या कहलाता है, ओसिलेशन कहलाता है। तो ये पहली बात ये देखी जाती है कि चेस्ट ट्यूब जो है, जो ट्यूब लगी है उस ट्यूब में ओसिलेशन देखा जा रहा है कि नहीं, और वाटर शील्ड में ओसिलेशन देखा जा रहा है कि नहीं। अगर वो है तो वो नॉर्मल प्रावस्था है, अगर ओसिलेशन है तो वो क्या है, नॉर्मल प्रावस्था है। एक बात। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, इन बातों को ध्यान रखना है, इंटरमिटेंट बबलिंग इन वाटर सील्ड बोतल। वाटर सील्ड बोतल में क्या देखी जाएगी, इंटरमिटेंट बबलिंग देखी जाएगी। इंटरमिटेंट बबलिंग का मतलब होता है, ये भी नॉर्मल प्रावस्था होती है। इंटरमिटेंट बबलिंग का मतलब होता है रुक रुक के बबलिंग करना। इंटरमिटेंट का मतलब रुक रुक के बबलिंग करना, किसमें, वाटर सील्ड बोतल में, वो भी क्या है, नॉर्मल प्रावस्था है, वो भी क्या है, नॉर्मल है। वाटर सील्ड बोतल में अगर इंटरमिटेंट बबलिंग है तो वो भी क्या है, नॉर्मल प्रावस्था है। बात नंबर 3। तीसरी क्या है कि अगर ड्रेनेज फ्लूइड, ड्रेन फ्लूइड लेस देन 100 ml पर डे, लेस देन 100 ml पर डे है, तो ये भी क्या है, नॉर्मल प्रावस्था है। मतलब एक दिन में अगर 100 ml से कम आपका फ्लूइड अगर लिया जा रहा है, यदि जो है कलेक्ट किया जा रहा है, तो वो भी क्या है, एक नॉर्मल प्रावस्था है। और अगर एक
चौथा आपका जो नॉर्मल प्रोसेस होती है वो होती है कंटिन्यू बबलिंग, कंटिन्यू बबलिंग इन सक्शन बोतल। जो सक्शन बोतल होती है तीसरे नंबर की, उसमें अगर कंटिन्यू बबलिंग है तो वो भी क्या है, नॉर्मल प्रावस्था है। तो ये चार बातें अगर आपको मिल जाती हैं तो ये चार बातें क्या होती हैं, हमें एक पेटेंसी प्रोवाइड करवाती हैं। किसके लिए एक पेटेंसी प्रोवाइड करवाती हैं? किसके लिए प्रोवाइड करवाती हैं कि आईसीडी नॉर्मल है कि नहीं। पहला ऑसिलेशन इन द चेस्ट ट्यूब एंड वाटर सील्ड बोतल। दूसरा इंटरमिटेंट, ध्यान रखना है, इन छोटे छोटे शब्दों को याद रखना है कि जो वाटर बोतल है, वाटर सील्ड बोतल है, उसमें कैसा दिखाई देता है, इंटरमिटेंट बबलिंग दिखाई देती है। और जो सक्शन बोतल है उसमें कैसी दिखाई देती है, कंटिन्यूअस बबलिंग दिखाई देती है। ऑसिलेशन किसमें दिखाई देता है, चेस्ट ट्यूब में और वाटर सील्ड बोतल में। और अगर फ्लूइड लेस देन 100 ml पर डे है तो वो भी क्या है, एक नॉर्मल प्रावस्था होती है। अगर 100 से ज्यादा है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है। तो ये हो गई नॉर्मल प्रावस्थाएं आईसीडी से रिलेटेड, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कहां से अराइज होता है, तो जो क्वेश्चन अराइज होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। क्वेश्चन कहां से बनता है कि मान लीजिए एक नॉर्मल प्रावस्था में, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर लेस देन 75 ml पर डे आपका फ्लूइड ड्रेन हो रहा है, अगर लेस देन 75 ml फ्लूइड ड्रेन हो रहा है तो वो एक नॉर्मल प्रावस्था है। और नॉर्मल प्रावस्था से कम भी नॉर्मल है, लेकिन अगर 75 ml पर डे हो रहा है तो प्लान टू टर्मिनेट आईसीडी। तो आईसीडी को टर्मिनेट करने का प्लान कर दिया जाता है, उसको निकालने का प्रयास कर दिया जाता है कि हाँ अब उसको निकालना, अब ये नॉर्मल प्रावस्था में आ गया है, अब उस पेशेंट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है आईसीडी का कि वो कितने दिन तक लगाई जाती है, तो नॉर्मल आईसीडी 3 से 5 दिन तक लगाई जाती है। नॉर्मल आईसीडी 3 से 5 दिन तक लगाई जाती है। एक महत्वपूर्ण बात हो, ठीक है ना। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब भी पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है, एट शिफ्टिंग, बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल के आ रहे हैं यहां से। अगर पेशेंट को शिफ्टिंग किया जा रहा है एक बेड से दूसरे बेड पे, या बेड को स्ट्रेचर पे, या मान लो कि दूसरी जगह पे ले जाया जा रहा है, तो फिर हमेशा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है कि जो आईसीडी जो बोतल होती है, जो चैम्बर होता है जिसमें ड्रेन जा रहा है, वो हमेशा लोअर देन द पेशेंट होता है। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई कि जो भी ड्रेनेज सिस्टम होता है वो सिस्टम हमेशा लोअर देन द बॉडी से नीचे की तरफ होगा, तो ग्रेविटी की वजह से वो उसका जो भी एस्पायरेशन होता है वो उसमें जाता रहता है। तो बात यह है कि जब हम शिफ्ट करते हैं पेशेंट को तो उसको क्या करना होता है, तो जब भी शिफ्ट करना होता है तो हमेशा ध्यान रखना एट बॉडी लेवल, कहां रखा जाता है उसको, जब पेशेंट जहां लेटा है उसके बॉडी के लेवल के बराबर रखा जाता है। एंड क्लोज द कैथेटर, सॉरी क्लोज की जगह पर क्लैंप बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्लैंप द कैथेटर। और कैथेटर को क्या कर देते हैं, कैथेटर को क्लैंप कर देते हैं। इंपॉर्टेंट, कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईसीडी से रिलेटेड यही क्वेश्चन आते हैं। और क्या आता है, ठीक है, जब भी पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है तो बोतल को उठाएंगे, पेशेंट के बराबर रखेंगे, क्लैंप कर देंगे, पेशेंट को शिफ्ट करेंगे। जब भी पेशेंट शिफ्ट हो जाएगा पेशेंट को लिटा देंगे, बोतल को नीचे रखेंगे, क्लैंपिंग खोल देंगे, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। और हमेशा जब पेशेंट लेटा रहता है तो जो ड्रेनेज बोतल होती है बॉडी लेवल से बिलो होती है हमेशा, ठीक है। अब और क्या क्या क्वेश्चन इसमें से अराइज हो सकते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन जो इसमें से अराइज हो सकते हैं कि मान लो कि जो वाटर सील्ड बोतल है या कोई भी जो बोतल है वो एक्सीडेंटली ब्रेक हो गई, ठीक है ना। एक्सीडेंटली वो क्या हो गई, टूट गई, फूट गई, जो भी हो गया उसमें बोलो खराब हो गई, डिसलॉज हो गई। कौन, बोतल की बात हो रही है, ध्यान रखना यहां पर किसकी बात हो रही है, बोतल की बात हो रही है। अगर बोतल टूट गई है, एक्सीडेंटली टूट गई, या मान लो किसी ने चलते चलते किसी ने देखा नहीं, ठोकर मार दी और वो टूट गई, तो टूटेगी तो जो कैथेटर जो ट्यूब वाला भाग होता है, 3 बोतल होती है तो एक दूसरे से ट्यूब से कनेक्ट होती है। तो जो भी ट्यूब बाहर होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी ट्यूब बाहर की तरफ चली जाती है उस ट्यूब को हमेशा एनएस में डिप कर दिया जाता है। उस वाले ट्यूब को क्या किया जाता है, हमेशा एनएस में डिप कर दिया जाता है, एनएस में डिप कर दिया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपके किससे रिलेटेड थे, आईसीडी से रिलेटेड। अभी पूरा नहीं हुआ है, और भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
अगर मान लो कि हम चेस्ट ट्यूब की बात कर रहे हैं, चेस्ट ट्यूब की बात कर रहे हैं। अब चेस्ट ट्यूब नॉर्मल कब है? जब उसमें ओसिलेशन है। नॉर्मल कब है? जब उसमें ओसिलेशन है। अगर ओसिलेशन नहीं है, अगर ओसिलेशन मान लो नहीं है, इफ ओसिलेशन एब्सेंट, ओसिलेशन मान लो उसमें एब्सेंट है, आप देखने गए, चेक करने गए, ओसिलेशन, हर घंटे चेस्ट ट्यूब को चेक करना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चेक करने गए और ओसिलेशन आपको नहीं पाया गया, ओसिलेशन क्या है? एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो ओसिलेशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे? उसको देखेंगे कि वो निकिंग तो नहीं है, ठीक है ना। और अगर ऐसा है तो दूसरा मैनेजमेंट आपका होगा मिल्किंग का। आप उसको क्या करेंगे? मिल्किंग कर देंगे, आप उसको ठीक कर देंगे, अगर ओसिलेशन नहीं है तो ओसिलेशन अगर नहीं है तो ये आपका मैनेजमेंट होगा, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसका क्या हो सकता है? मान लीजिए कि जो वाटर शील्ड बोतल है, बात करते हैं वाटर शील्ड बोतल की, वाटर शील्ड बोतल से पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि उसमें इंटरमिटेंट बबलिंग पाई जाती है, रुक रुक के बबलिंग पाई जाती है। अगर वाटर शील्ड बोतल में कंटिन्यू बबलिंग है, अगर वाटर शील्ड बोतल में क्या है? कंटिन्यू बबलिंग है, तो कंटिन्यू बबलिंग किसको इंडिकेट करेगी? लीकेज को इंडिकेट करेगी। किसको? लीकेज को इंडिकेट करती है। तो लीकेज को अगर इंडिकेट करती है, और लीकेज किसका लीकेज? एयर का लीकेज है ना, एयर के लीकेज को इंडिकेट करती है, जो एबनॉर्मल कंडीशन है। वाटर शील्ड ड्रेनेज में कैसा? इंटरमिटेंट दिखाई देता है, अगर कंटिन्यू बबलिंग दिखाई देता है तो वो एयर लीकेज को इंडिकेट करता है। और अगर एयर लीकेज को इंडिकेट करता है तो मैनेजमेंट क्या होगा? मैनेजमेंट सबसे पहला मैनेजमेंट होगा कि हम पेशेंट को बोलेंगे क्या? कि वो वाल साल्वा मैन्यूवर करे। और वाल साल्वा मैन्यूवर शब्द का मतलब होता है कि अपना सांस को पूरा भरे अंदर, अपने नाक को पिंच करे और बाहर की तरफ हवा फूंकने की कोशिश करे। जैसे गुब्बारा आदमी फुलाता है ना, गुब्बारा जैसे आदमी फुलाता है तो मुंह को तो बंद रखना है, लेकिन वो बाहर फुलाने की कोशिश करे, नाक को भी बंद कर ले और अंदर भर के रखे। इसी को क्या बोलते हैं? वाल साल्वा मैन्यूवेरा। और क्या करेंगे अपन? और क्या करेंगे? उसको कैथेटर को क्या कर देंगे? क्लैंप कर देंगे। कैथेटर को क्या करेंगे? क्लैंप करेंगे। और क्लैंप करके क्या बोलेंगे हम? डीओडी इन्फॉर्म्ड। डीओडी इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है? कि डॉक्टर ऑन ड्यूटी इंफॉर्मेशन देंगे कि चिकित्सक महोदय, आपका ये पेशेंट का ऐसा कुछ हो रहा है, आप उसको एक बार संभाल लीजिए, ठीक है। कब? जब कंटिन्यू बबलिंग हो रही है, किसमें? वाटर शील्ड बोतल में। इससे रिलेटेड एक और कंडीशन सामने रख देता हूं मैं, कि बात केवल अपन बात करें वाटर शील्ड बोतल की ही, वाटर शील्ड बोतल की ही बात हो रही है। और वाटर शील्ड बोतल में अगर रैपिड और कंटिन्यूअस बबलिंग है, देखो इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था कंटिन्यू बबलिंग, और इसमें क्या है? रैपिड कंटिन्यू बबलिंग। तो रैपिड कंटिन्यू बबलिंग अगर वाटर शील्ड बोतल में देखी जाती है तो वो इंडिकेट करता है लीकेज एट इंसर्शन साइट। वो क्या करता है? इंसर्शन का साइट को लीकेज को बताता है कि जहां से ट्यूब डली है वहां पर क्या है? लीकेज है। तो ऐसे वाले में क्या करेंगे? वही वाली बात, मैनेजमेंट वाल साल्वा मैन्यूवर करवाएंगे, क्लैंप कर देंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे। वाल साल्वा मैन्यूवर के लिए बोलेंगे, क्लैंप कर देंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। अगर रैपिड और कंटिन्यू बबलिंग हो रही है वाटर शील्ड बोतल में तो बात समझ में आ गई होगी। और अगर मान लो कि 100 ml से ज्यादा पर डे निकल रहा है, 100 ml से कम है तो वो नॉर्मल कंडीशन है, 100 ml से ज्यादा है तो अपन क्या बोलेंगे? डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे। दूसरी बात, अगर ट्यूब डिस्क्लोज हो गई है, ट्यूब अगर, एक इंपॉर्टेंट बात और लो, ट्यूब क्या हो गई? डिस्क्लोज हो गई। डिस्क्लोज का मतलब होता है निकल जाना। कभी कभार एक्सीडेंटली क्या होती है? ट्यूब निकल जाती है। जैसे मान लो कि एक पेशेंट है, उस पेशेंट का क्या कूल्हे की सर्जरी हुई है, मान लो उसको हिप ट्रांसप्लांट हुआ है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, ट्रांसप्लांट नहीं, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, उसका THR हुआ है, और उसकी छाती में भी प्रॉब्लम थी तो उसको ICD भी डला हुआ है।
अब होता क्या है कि मान लीजिए कि राइट THR हुआ है उसका और लेफ्ट साइड में उसको ICD लगा है, और जब राइट THR हुआ है उसकी जब पोजीशन चेंज करवाई जाती है, सॉरी लेफ्ट THR हुआ है, मान लो लेफ्ट THR है, लेफ्ट साइड में जो है वो लगी है ICD लगी है। अब जब उसको पोजीशन चेंज करेंगे तो राइट लेटरल करवाएंगे, जाहिर सी बात है लेफ्ट में सर्जरी हुई तो राइट लेटरल, तो राइट लेटरल में जैसे ही पोजीशन करवाएंगे, हमने ICD देखी नहीं तो ICD क्या होती है, प्रेशर की वजह से निकल जाती है बाहर। वैसे नॉर्मली निकलती नहीं है क्योंकि स्टिचेस के द्वारा टांके लगा के उसको टाइट करके बांध के रखते हैं, लेकिन फिर भी एक्सीडेंटली वो निकल जाती है। अगर शब्द लगा एक्सीडेंटल का मतलब वो निकलेगी, वो निकल गई। तो उस कंडीशन में सबसे पहला आपका काम क्या होगा, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अगर ट्यूब डिस्क्लोज हो गई है तो उस साइट को क्या करेंगे, उस साइट को अपन बांध देंगे, किससे, साइट पे अप्लाई एक विशेष प्रकार का गोज पीस रखते हैं, जो है कौन सा, आपका वैसलीन गोज पीस, ठीक है ना, क्या लगाएंगे, वैसलीन गोज पीस लगाते हैं, ठीक है। वैसलीन गोज पीस अगर एक्सीडेंटली रिमूव हुई है और इफ टर्मिनेट, अगर उसको निकालना है, प्री प्लान्ड है कि हाँ उसको निकालना ही है, इसको टाइटली पैक करेंगे, ध्यान रखना है टाइट पैक करेंगे, क्योंकि टाइट अगर पैक नहीं किया तो मोटा छेद होता है, उसमें से हवा अंदर घुस जाएगी, फिर आपका न्यूमोथोरेक्स बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है ना, न्यूमोथोरेक्स दोबारा हो जाएगा, तो उससे तो अपनी बचाना था। अगर प्लांट टर्मिनेट है तो गोज पीस कौन सा रखा जाता है, पेट्रोलियम गोज पीस, पेट्रोलियम गोज पीस रखा जाता है, ठीक है ना। किससे उसको बंद किया जाता है, पेट्रोलियम गोज पीस से रखते हैं, या चाहे तो पेट्रोलियम गोज पीस बोल दो, चाहे आप उसको एक विशेष प्रकार की ड्रेसिंग आती है जिसको बोलते हैं अपन टेल्फा ड्रेसिंग, टेल्फा ड्रेसिंग उसमें की जा सकती है। तो अगर क्वेश्चन आए कि टेल्फा ड्रेसिंग कब की जाती है, तो जो ICD निकाली जाती है उसके दौरान टेल्फा ड्रेसिंग उसके ऊपर क्या की जाती है, इंसर्ट की जाती है। तो ये कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चन थे जो ICD से रिलेटेड विभिन्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में हमने बात की। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक चीज और आपको बता देता हूं इससे रिलेटेड, वो लास्ट होगी, इसके बाद अपन इसमें ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, वो ये है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ ICD के कॉम्प्लिकेशन तो बहुत होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो होता है आपका टेंशन न्यूमोथोरेक्स। वो क्या होता है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स होता है, और इसका मैनेजमेंट अगर ये हो जाता है तो इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, इसका मैनेजमेंट करेंगे कंप्रेशन ऑन थोरेक्स। ये आपका आज का पूरा ICD हो गया है। इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। जितने क्वेश्चन हमने सारे के सारे क्वेश्चन एक एक करके पढ़े हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सारा हमने ICD पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल जो ड्रेनेज ट्यूब है वो फंक्शनिंग में है कि नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन था। कंटिन्यू बबलिंग इन वाटर सील बोतल, वाटर सील बोतल में क्या है, कंटिन्यू बबलिंग है, तो क्या ये नॉर्मल कंडीशन है, कंटिन्यू बबलिंग नहीं। वाटर सील बोतल में कैसी देखी जाती है, इंटरमिटेंट बबलिंग देखी जाती है। कंटिन्यू अगर है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन है, ये तो गया। दूसरा है ऑसिलेशन ऑफ द वाटर कॉलम इन द ड्रेनेज बोतल, वाटर कॉलम में ऑसिलेशन देखा जाता है, तो ये क्या हो गया हमारा, चेस्ट ट्यूब में और वाटर चैम्बर में क्या देखा जाता है, ऑसिलेशन, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है कंटिन्यू बबलिंग फ्रॉम सक्शन ट्यूब, सक्शन ट्यूब में ऑसिलेशन देखा जाता है, नहीं, ऑसिलेशन देखा जाता है चेस्ट ट्यूब में, ठीक है ना, तो ये भी गया। और अगला है नो बबलिंग इन द ड्रेनेज ट्यूब, तो बबलिंग तो पाई नहीं जाती, जो पाई जाती है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पाई जाती है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो बी हो जाएगा। अब तक की जो भी हमने पढ़ा है उसमें वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने पूरा का पूरा ICD पढ़ा है। इससे रिलेटेड जितने भी तरीके के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हमने ठीक किए हैं, सारे क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये मेरी आशा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए,